हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और उससे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे हम इस चैप्टर के समाप्ति की ओर आ गए हैं। हमें आज डिस्कस करना है गाउस लॉ की एप्लीकेशन। गाउस लॉ की एप्लीकेशन पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गाउस लॉ को यूज़ कैसे करना है, और आज हम पढ़ेंगे कि गाउस लॉ का यूज़ करके हमें क्या फाइंड होगा। दोस्तों गाउस लॉ जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करके बहुत आसानी से हमें दे सकता है। तो इसको हम यूज़ करके आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से तीनों एग्जाम्पल जो हमने पिछली बार बताए थे उन तीनों एग्जाम्पल्स को हम लेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन डिफरेंट पोजीशन पे करेंगे। और ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट और जेई की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन क्या है गाउस लॉ की। दोस्तों जब भी आप कोई चीज़ पढ़े तो हमेशा फोकस करें कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, व्यवहारिक जिंदगी में भी और एकेडमिक में भी। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन मिलना स्वाभाविक है कि आपको जब पढ़ेंगे आप कि हमने इतना कुछ पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है, डाइपोल पढ़ा है, तो उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक होगा। ओके, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं आज कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम किसी चार्ज को तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं। तो वो या तो हो सकता है लीनियर, या हो सकता है सरफेस, या हो सकता है वॉल्यूम में। तो इन तीन तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस या कोई कंडक्टिव वायर जो बहुत लंबा हो और जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे हों, ठीक है, जिस पर कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो इस तरीके से। तो ये मान लीजिए आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर आपका बहुत लंबा हो सकता है, ये कितनी भी लेंथ हो सकती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। दोस्तों पिछली बार हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए हमें आपको लैम्डा दिया जाता है जो कि होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि आपको पता है कि एक यूनिट लंबाई पर कितना चार्ज है, क्योंकि ऐसे हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कितना चार्ज है। और जैसे मान लीजिए हमको सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये यहाँ रखे हुए पूरे आलू की कीमत कितनी है, लेकिन अगर जो हमको वो बता देता है कि 1 किलो आलू 15 रुपये का है और फिर हमको पता चल जाता है कि यहाँ 10 किलो आलू रखे हुए हैं, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ 150 रुपये के आलू रखे हुए हैं। उसी तरीके से हमको अगर यहाँ L लेंथ का है मान लीजिए ये, और हमको पता चल जाता है कि यूनिट लेंथ पर जो है Q चार्ज है, तो टोटल लेंथ L पर चार्ज होंगे। यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q इंटू L। ओके, तो ये चीज हमको लैम्डा क्रिएट करके देता है। लैम्डा की फॉर्म में हमको पता है कि Q चार्जेस जो हैं वो L लेंथ पर हैं, तो हम ऐसे निकाले हुए हैं इसको कि एक मीटर या एक यूनिट पे मान लीजिए एक यूनिट में चार्ज है Q, तो L लेंथ पर चार्ज कितने लैम्डा, तो L लेंथ पर चार्ज कितने हो जाएंगे। मान लीजिए L लेंथ कुछ भी हो सकती है, L लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो L अगर हम लेंथ कैपिटल L लेंगे तो हमारे टोटल चार्ज आ जाएंगे, और अगर से हमसे कुछ और लेंथ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया L लेंथ,
तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना है केवल L से और हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जाती है कि हमें पता हो कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है कि इस तार से r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए हमने सीखा है कि जिस भी पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ कोई P पॉइंट है, तो वहां से हमको एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है। गॉसियन सरफेस मानने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें गॉसियन सरफेस मानने के लिए इसके सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। उससे हमारे पास में क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, हमें कुछ जो बीच के एंगल आएंगे वो हमें कुछ आसान मिलेंगे, तो हमारे लिए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो हम अपने फेवर में कुछ डिसीजन लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ हमको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो लीनियर है और इसके सिमेट्रिकल के जो सरफेस हमको माननी होगी वो सिलेंड्रिकल हो तो हमारे लिए बेटर होगा। तो हम मानते हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम मान लेते हैं। लेट सपोज कि ये L लेंथ की हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली। एक 3D सरफेस गॉसियन सरफेस हम मानते हैं क्योंकि यहाँ से हमको निकलने वाला फ्लक्स पता करना है, क्योंकि गाउस लॉ हमको ये कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस 3D सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds के बराबर तो होगा ही, और साथ ही उस 3D सरफेस के द्वारा जो चार्ज एनक्लोज्ड किए जा रहे हैं उसके अंदर जितने भी चार्ज हैं उसके और एप्सिलॉन के रेशो के बराबर होगा। ये हमको गाउस ने बता रखा है। ठीक है, तो हमारी दो कैलकुलेशन दो तरीके से घूमेगी। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता हुआ मिल रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से पास होगा, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ही आगे भी और एक पीछे भी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव से दूर रहता है। ठीक है, और यहाँ सरफेस की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा सरफेस हम ds सरफेस ले सकते हैं। इस ds सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास होगा। दूसरी तरफ अगर यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि ये सरफेस होगी ds सरफेस, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी सरफेस की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पॉजिटिव से दूर। ठीक है, और यहाँ नीचे ये सरफेस होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से दूर होगी, और सरफेस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो सरफेस की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ले लीजिए ds की डायरेक्शन, ये ds की डायरेक्शन और ये भी ds की डायरेक्शन। तो ये हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम फाई नेट निकालने के लिए डिफरेंट पोजीशन से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमको पता चल रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है और सरफेस उधर की तरफ है। ये ऐसे ही है जैसे हवा ऐसे आ रही है और हमने खिड़की को अगर यूं प्लेन रखा हुआ है तो हमारे खिड़की से पास होने वाली हवा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम खिड़की को हमेशा परपेंडिकुलर रखते हैं, वरना बहुत आसान है कि हम खिड़की को यूं की यूं ला के रख दें, लेकिन उससे हवा नहीं आएगी। ओके, तो खिड़की से पास होने वाली हवा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया हुआ है कि परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो E डॉट ds अगर हम इससे पता करें और इन दोनों सरफेसेस से पता करें तो E डॉट ds की वैल्यू E ds cos 90 होने की वजह से 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये सरफेस और ये सरफेस फ्लक्स के
इस पूरी 3D सरफेस के फ्लक्स के पास होने में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसकी वजह से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो फ्लक्स पास होगा केवल कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका EDS क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू। अब बात आती है कि इस क्लोज्ड 3D सरफेस में चार्ज कितने हैं। अब हमारा काम आता है सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का। हमें पता है कि L लेंथ में Q चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, L लेंथ में चार्ज है, Q तो एक लेंथ में होंगे Q अपॉन L, तो L लेंथ में होंगे Q अपॉन L इंटू L, और इसको हमने कह रखा है लैम्डा, तो इसको कहेंगे लैम्डा इंटू L। तो यहाँ हमारे Q एनक्लोज्ड, इसके अंदर केवल इसके अंदर हमें टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, केवल जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर के चार्ज हमको लेने हैं। ऑल दो ये वाले चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है, हाल तो वो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जो कि इस कर्व्ड सरफेस के लिए कांस्टेंट है। ये भी R पर है और ये भी R पर है, ऐसे ही चारों तरफ R पर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। और लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। ds का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये पूरे ds जोड़ के इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस बनाएंगे, जिसका एरिया होता है 2 पाई R इंटू L। 2 पाई RH होता है, तो 2 पाई RL हो जाएगा, क्योंकि L लेंथ है और R है, इस रेडियस को हम R कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। L से L कैंसिल होता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन और 1 अपॉन R होता है, ठीक है। अब हमको इसको K की फॉर्म में लेना है, तो ऊपर ये तो हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है, इसको हम आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं रहेगा आपको। तो याद करने के लिए हमें इसको K की फॉर्म में लेना पड़ेगा। K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो उसके लिए हमको इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो है वो हमारा K बनेगा। तो E की वैल्यू हो जाएगी 2K लैम्डा अपॉन R, ओके। और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो ऑलवेज R वेक्टर के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन को अभी थोड़ा सा रहने दीजिए, क्योंकि आप लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में कंफ्यूजन मत होना। फॉर्मूला है 2K लैम्डा अपॉन R। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, ओके। तो ये आप सोच सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ER इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, यानी कि XY इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, जिसका कर्व जो है वो इस तरीके से बनता है। तो आप बना सकते हैं कि E और R में जो कर्व होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। सेकंड हम क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। तो वो भी हम करते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप, ओके। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन डेरिवेशन करें तो उसमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। जैसे यहाँ कौन कौन से एरिया जो है वो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्वेश्चन करना आपका आसान हो जाएगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं होते, तो क्वेश्चन इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनकी थ्योरी क्लियर नहीं है, उन्होंने
कई बार टीचर्स भी ऐसा कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को करिए, लेकिन अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लेंथ को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस लेक्चर को कम लेंथ का हम लेक्चर बनाते हैं हमेशा 15 से 20 मिनट का। तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो तब तक रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।